राजस्थान में विधानसभा चुनाव दिसंबर में हैं और उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों तैयारियों में जुटी हैं। बीजेपी के सांसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में बैठने वाले सांसदों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक लंबी मीटिंग हुई है। आज बात करेंगे इसी मीटिंग पे। साथ ही एक सांसद ऐसे भी हैं जो कभी बीजेपी के खेमे में थे, आजकल अलग हैं। उनके सुर किस दिशा में हैं, इस पे भी बात करेंगे। नाम है हनुमान बेनीवाल, नागौर से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हैं और पार्टी का कद बढ़ाएंगे वो 2023 के विधानसभा चुनाव में। इसी उम्मीद में वो अपने कैंपेन को करने में जुटे हैं, लेकिन हनुमान बड़ा संभल के कदम रख रहे हैं। तो नमस्कार, मैं हूं प्रदीप, आप देख रहे हैं थिंक 360। राजस्थान में 200 सीट हैं विधानसभा की। ऐसे में इन सीटों पर जो दिसंबर में चुनाव होने हैं, विधानसभा 16वीं विधानसभा का गठन होना है, उसके लिए तैयारियां जोरों पे है। एक दिन पहले राहुल गांधी मानगढ़ धाम में आदिवासी दिवस पर सभा कर गए। उसके पैरेलल किरोड़ी लाल मीणा, जो सालों से एक इवेंट कर रहे हैं नांगल प्यारीवास की मीणा हाईकोर्ट में, इस मीणा हाईकोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार संबोधन भी हो चुका है, एक इवेंट बड़ा यहां भी हो चुका है। इसके पैरेलल कांग्रेस उन 16 सीटें जो कि दक्षिण राजस्थान में आदिवासी बहुल की है, जनजातीय सीटें हैं, उन समेत मेवाड़ और वागड़ को अपने कब्जे में लेने के लिए पूरी कोशिशों में शिद्दत से जुटी हुई है। राहुल गांधी ने वनवासी और आदिवासी वाली बात भी कही। इधर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि राहुल गांधी की यह जो रैली है आदिवासियों को बांटने की कोशिश है। खैर, हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मीटिंग हुई है सांसदों के साथ में, उसमें कई सारे पहलुओं पे चर्चा हुई है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू है राजस्थान में 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे वापस लाई जाए, क्योंकि बीजेपी अब इस स्टेट को बड़ा अपने प्रेस्टीज इशू के रूप में देख रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसी मॉनिटरिंग के तहत मीटिंग हुई थी। एक सर्वे का उल्लेख हुआ है जिसमें बड़े पैमाने पर प्रदेश की सीटों पर सर्वे किया गया है और बीजेपी उन 80 सीटों पर फोकस करेगी जहां पर वह कमजोर है। 2008 और 2018 का चुनाव वह जहां हारी है, या लगातार 3 चुनाव वहां बीजेपी अगर हार रही है, तो उसके कारणों, आउटकम, मंथन और तमाम चीजों पे बातें आएंगे। जिसमें मोटे मोटे तौर पे जो चीज निकल के आई इस बैठक में वो ये है, एक परिवार से एक ही टिकट दिया जाना। दूसरा, अगर 75 प्लस अगर कैंडिडेट है, 75 की उम्र वाला जो बैरियर लागू होता है उससे प्लस भी अगर कैंडिडेट है और अगर जिताऊ है तो पार्टी टिकट देगी। पिछली बार भी 80 वर्षीय जो जीजी हैं सूर्यकांता व्यास सूरसागर से, उन्हें विधायक का टिकट दिया गया। उनसे उम्र में बड़े 85 साल के कैलाश मेघवाल को शाहपुरा से टिकट दिया गया। तो बीजेपी इस बार भी इस परंपरा को कायम रखेगी। लेकिन यहां देखने वाली बात यह है कि मोदी की टीम से बड़ी संख्या में राजस्थान में चुनाव लड़ेंगे लोकसभा या राज्यसभा के सांसद, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि बैठक में कहा जा रहा है, इस बात की भी चर्चा हुई है कि कई सांसद इन कमजोर सीटों पर अगर जीत सकते हैं तो उन्हें भी आजमाया जाएगा। ऐसे में यह जो प्री बोर्ड होना है 4 राज्यों में, जिसमें तेलंगाना है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और संभवतः जम्मू और कश्मीर को लेकर भी केंद्र सरकार कोई फैसला करे शीघ्र ही स्टेट असेंबली के इलेक्शन कराने के लिए। क्योंकि 2024 में अगर नेशनल असेंबली के इलेक्शन कराती है, लोकसभा के इलेक्शन केंद्र सरकार जम्मू एंड कश्मीर में और लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां चुनाव कराती है, तो उससे पहले स्टेट असेंबली भी कराना होगा। हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के साथ ही J&K में स्टेट असेंबली करा ली जाए। इन तमाम पहलुओं पे अभी अलग अलग तरीके की बात चल रही है। हम हनुमान बेनीवाल की बात कर रहे थे। राजस्थान की 24 सीटों पे भाजपा है, 1 सीट पर हनुमान बेनीवाल है। पिछले 10 साल में कांग्रेस का यहां खाता नहीं खुला। लोकसभा 2014 के लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीटें बीजेपी ने जीती थी। फिर हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन हुआ। किसानों वाले मामले में हनुमान बेनीवाल का बीजेपी से अलगाव हो गया। अब हनुमान बेनीवाल का आज का अगर स्पीच सुने, लोकसभा में महिलाओं के मुद्दे पे बोले हैं, मणिपुर पे उन्होंने केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है और ये कहा जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल इन दिनों कांग्रेस की ओर झुक रहे हैं। हो सकता है वो अशोक गहलोत के साथ मिलकर गठबंधन कर ले। लेकिन अगर हनुमान बेनीवाल के इस स्पीच को सुने जो लोकसभा में उन्होंने दिया है, उस स्पीच में हनुमान बेनीवाल ने राज्य सरकार की भी महिलाओं की सुरक्षा और दुष्कर्म के मुद्दे पर खिंचाई की है। खास करके भीलवाड़ा वाले मामले में हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि सदन को कम से कम 2 दिन
लोकसभा को कम से कम 2 दिन महिला सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए, प्रत्येक सांसद की बात सुननी चाहिए। साथ ही उन्होंने अशोक गहलोत सरकार पर सीधे तौर पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह मंत्री होने का हवाला देते हुए कहा राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे में साफ है कि हनुमान बेनीवाल फिलहाल किसी नाव में सवार नहीं है। भविष्य में वो किस नाव में सवार होंगे यह तो वक्त बताएगा, लेकिन हनुमान बेनीवाल बड़े सधे अंदाज से कदम रख रहे हैं। पिछले अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो 58 के आसपास सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, जिसमें से 3 विधायक उनके जीते थे। 2 दलित वर्ग से आते हैं, एक सामान्य सीट पे हनुमान बेनीवाल खुद जीते। बाद में जब वो सांसद बन गए तो उपचुनाव में उनके भाई नारायण बेनीवाल खींवसर से विधायक बने। लेकिन आपको जान के ये आश्चर्यजनक रहेगा कि हनुमान बेनीवाल भले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और जो उस इलाके में सामंती विचारधाराओं का जो आरोप लगाते हैं, ऐसे कैंडिडेट्स के खिलाफ हनुमान बेनीवाल ने 2018 में प्रत्याशी नहीं उतारे थे। खास करके आप देखेंगे तो न तो वसुंधरा राजे के खिलाफ प्रत्याशी थे, न राजेंद्र राठौड़, न पुष्पेंद्र सिंह राणावत, न सुरेंद्र गोयल, न सिद्धि कुमारी, न दुर्रू मियां, न अशोक गहलोत, न सचिन पायलट, न गोविंद सिंह डोटासरा, न बीडी कल्ला। हनुमान बेनीवाल ने 2018 का चुनाव बड़ा सदा हुआ लड़ा था और हनुमान बेनीवाल ने इस चुनाव में सीधे तौर पे अपनी पार्टी को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी और वो एस्टेब्लिश हो चुकी है। 2023 में हनुमान बेनीवाल किस मूड में, किस अंदाज में और किस रुख से राजनीति करेंगे, यह है राजस्थान में तीसरे मोर्चे का एक अलग तरीके का स्वरूप दिखा सकती है। इसी बीच बसपा ने जिस तरह की कोशिशें की है, बसपा जिस तरह से अपने 3 प्रत्याशी घोषित कर चुकी है पूर्वी राजस्थान में, साथ ही राजेंद्र गुढ़ा कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं। इन सब के बीच में तमाम तरह की चीजें बन रही हैं। बीजेपी अपनी बैठकों, सर्वे और अपनी टीम के साथ बात में जुटी है। कांग्रेस राजस्थान सरकार की योजनाओं के सहारे सरकार रिपीट करने की कोशिश कर रही है। संगठन वहां ज्यादा नजर नहीं आ रहा और आरएलपी जो है वो सदन में अपनी बात उठा के उसका सोशल मीडिया हैंडल्स और तमाम चीजों पे सक्रिय उपस्थिति है। कुल मिला के राजस्थान एक अच्छे खासे चुनावी मोड में आ चुके हैं। यह मोड कौन दिसंबर तक बरकरार रख पाता है, यह देखने वाली बात होगी। आपसे अपील है कि अगर आपने थिंक 360 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि राजस्थान की राजनीति से जुड़ी खास और रोचक जानकारी हम आपसे लगातार रूबरू करवाते रहें।